तो अगर हम अर्थक्वेक या नेचुरल कैलामिटीज के रिस्पेक्ट में भी अगर हम बात करते हैं, तो these structures which are made out of wood are much more safer than compared to other materials like concrete and steel. Coming back to the economic aspects of it, concrete buildings, they seems to be economical, but they are actually not economical, because the kind of technology that is being used in other prefab material construction, I'm not just talking about wood as a material, but prefab as a technology, which is the new technology, and other components, when you combine it in terms of making it prefab and erecting it on site, wherein you reduce the consumption of water primarily. Second is the time which is being saved in making these buildings, and third is the destruction of the site and the surroundings, which happens in conventional building and which does not happen in the wood buildings or other prefab buildings. And when you convert it in the life cycle analysis, कि मतलब उनके बनने से लेके उनके एंड ऑफ द लाइफ, और एंड ऑफ द लाइफ के बाद उस मटेरियल का यूसेज अगर हो जाता है, तो उसकी एक लाइफ साइकिल एनालिसिस में उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो अगर हम प्रीफैब मटेरियल्स की बात करते हैं, चाहे वुड की बात करें, चाहे अदर मटेरियल्स की बात करें, जिसमें स्टील, पफ एंड अदर मटेरियल्स भी यूज हो रहे हैं, तो उसमें ये मटेरियल रिसाइक्लेबल है एंड रीयूजेबल है इवन आफ्टर, जब बिल्डिंग की लाइफ 100 साल बाद या 200 साल बाद या 500 साल बाद जब खत्म होगी, तब भी उस मटेरियल को छोटे फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है। बट उसी कंपैरिजन में अगर आप कंक्रीट बिल्डिंग देखेंगे और उसको जब आप उसकी लाइफ खत्म होगी, तो उसका सिर्फ एक डेब्री बन सकता है, जो कि बहुत ही नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली है और जो ना डिकम्पोज होगा, और वो आपके सारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर देगा बाय दिस कंक्रीटिंग। Coming back to the next thing is the time that is being saved. I will give you an example of a 9-story building which was done in Canada in wood. It's a 20-story building which was completed in 9 weeks time. I'll try and show you that example. While if you construct a 20-story building in conventional construction, it will take at least 20 months time. अगर आप एक लॉजिकल टाइमलाइन भी अगर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, तो एक स्लैब कास्टिंग में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है। तो अगर 20 माले की आपको बिल्डिंग बनानी है, तो मिनिमम 20 months ऑफ टाइम शेड्यूल इज देयर। You may reduce it by 3-4 months or something like this, but you can never match this kind of timelines with prefab structures, and especially with wood, it can be much more faster in terms of the timelines. Next is the kind of interface. एक मटेरियल का इंटरफेस होता है सर। आप अगर किसी मटेरियल को देखते हैं और आपका उसका परसेप्शन कैसा आता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंक्रीट बिल्डिंग बनाते हैं, पर जब इंटीरियर्स या स्पेसेस की बात आती है, तो हम वुड क्लैडिंग, वुड फ्लोरिंग, सीलिंग में वुड, दरवाजों में वुड लगा के उसको कोजी और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वुड एक ऐसा मटेरियल है जो बड़ा क्लोज है ह्यूमन हार्ट के, जिसके टच और फील से उसको एक कंफर्ट लेवल मिलता है। तो वुड एज अ मटेरियल बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही नेचुरल और एस्थेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड के साथ जो एक सबसे बड़ा हमारा माइंड ब्लॉक है, वो है फायर को लेकर सर, कि वुड एक कंबस्टेबल मटेरियल है और वो बहुत ही जल्दी फायर कैच करता है। दिस इज समथिंग which is again a mind block, I would say. It is actually not the reality, because if you see our historical references, जिसमें wood का use in terms of building was extensive. Here I again come back to another point. मैं जनरली इस सवाल का जवाब लोगों से एक सवाल पूछ के देता हूँ कि हमारा जो लाइफ का वैल्यू है वो अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू विल अग्री कि जो लाइफ का वैल्यू है वो यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा है, या जापान में ज़्यादा है, या जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें ज़्यादा है।
वहां पर 80%, more than 80% of the buildings are made out of wood in terms of the residential segment. And if wood was not the safe material, or if wood was the material which was catching fire, I don't think all these countries would have been using wood as a material for housing segment. That is one of my explanations. My second explanation is scientific. It is more scientific to understand how wood catches fire and how wood is safe when it when you compare the fire in wood buildings to other buildings. तो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अगर आप एक थिक लॉग ऑफ वुड लेते हैं, आई थिंक आई हैव दिस, ये एक रेफरेंस है सर फायर सेफ्टी का। अगर आप ये देखेंगे, दिस इज कंपैरिजन ऑफ स्टील, concrete and wood, and when they are exposed to fire, how they react after exposing to the similar temperature and similar nature of fire। अगर आप देखेंगे तो स्टील जो है ये बकल कर जाता है और मेल्ट कर जाता है एक स्टेज पे आके। कंक्रीट आप देखेंगे तो इसका रीइंफोर्समेंट बर्स्ट कर जाता है और ये एक्सपैंड करके क्रैक्स डेवलप कर देता है। बट इफ यू सी इट इन टर्म्स ऑफ वुड, व्हाट हैपेंस इज कि आग लगने पे इसकी जो ऊपर की लेयर है ये चार कर जाती है, विच बिकम्स कार्बन। एंड जैसे ये कार्बन बन जाता है, ये वुड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह चढ़ जाता है और आगे के वुड को कंबशन से स्टॉप कर देता है। तो जब आप मोटे लॉग को कभी भी जलाने की कोशिश करेंगे तो वो पेरिफेरी से जल जाता है, बट बीच का जो उसका कोर होता है उसको कंबस्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है और बहुत टाइम लगता है। और दूसरी चीज, वो डिफॉर्म नहीं होता है कितने भी टेम्परेचर पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वुड की जो इसको बहुत सेफ बना देती है मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स के अंदर। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मैंने लाइफ साइकिल एनालिसिस की आपको बात करी थी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वुड एक नेचुरल मटेरियल है। जब हम इसको कोट कर देते हैं, कोटिंग के बाद इस पे जो वेदरिंग इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। अगर आप एक पेड़ का लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो पेड़ 100 साल तक एक बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खड़े रहते हैं और वो हर तरीके के टेम्परेचर और उसको रेजिस्ट कर सकते हैं और उसको सह सकते हैं, तो आप उसकी एक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती होगी। एक जापानीज उसका एक वो है कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगा। इफ यू सी, this is a comparison of material strength of timber, concrete and steel, testing the same weight of each material unit per kg per centimeter square. If you see these materials in terms of their strength, timber, concrete and steel in terms of tensile strength, in terms of compressive strength and in terms of flexural strength, अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो wood outnumbers both the material in all these physical properties। जो हमारी नई टेक्नोलॉजी जो हमको आगे इसमें एक नया मुकाम देने जा रही है, उस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड post and beam construction and cross laminated timber construction। This is a proposal we are working on for a project. It's a 3-story project at Badrinath for making a guest house for UP government, and this is the kind of references that we have posted. This is the format of this new type of wooden construction where there is a layer of wood which is being joined together in cross laminated fashion, and it becomes structurally stable material for use in buildings. This is the type of buildings that are being built all across the world, wherein over 44 tall wood structures are already coming in, which are more than 10 stories, 20 stories and 40 story structures. Coming back to some of the projects that we have done across India, this is just a glimpse of some projects that we have accomplished in India.
we've done this backwaters, we have done this tree houses. This is a project we've done in Oli. This is a skiing destination, and these are a lot of small cottages and huts that we've done. This is a reference of a stadium that is being done वुडन बीम्स. ये रिचमंड स्टेडियम है सर कनाडा का, जिसमें 70 मीटर ऑफ रूफ स्पैन, मतलब 200 फुट के रूफ स्पैन को वुडन बीम्स के ऊपर बनाया गया है. और इसमें स्टडी है कि अगर इसमें फायर लगती है टू द ट्यून ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिस तरीके का फायर लगा था, अगर वो भी लगता है तो इवन रूफ 3 घंटे तक उसको रेजिस्ट कर सकता है, उस प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है, एंड दिस रूफ विल नॉट फॉल. दिस इज अगेन अनदर रेफरेंस. दिस इज अ 10-story बिल्डिंग which is being done in London. This is again a housing project completely made out of wood. This is the kind of technology that is being used to construct these kind of structural systems. This is a small calculation of a building जिसमें एक वुड यूज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर क्यूब ऑफ वुड इज, एंड यू कैन सी हाउ मच मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन सेक्वेस्टर्ड इन दिस. कितना इसने ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया है. अगर टोटल पोटेंशियल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्लस और माइनस को, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज बीइंग सेव्ड इन मेकिंग दिस बिल्डिंग. तो द होल कॉन्सेप्ट इज कि आप वुड को फॉरेस्ट मॉडल से उठा के अर्बन मॉडल में ले आए और फॉरेस्ट मॉडल में एक नई स्पेस बना दें उस ट्री को ग्रो करने के लिए और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाने. विद दिस सर आई हैव टेकन टू मच ऑफ टाइम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू. दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड ऑन 1st of July 2020, and I would like to read here this order that the use of wood in construction of building and habitat development. ये भारत सरकार का CPWD का जियो है, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उसको इंस्ट्रक्ट किया है. इट सेज द यूज ऑफ टिम्बर इन CPWD वर्क वाज बैन्ड इन 1993. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has asked to remove the ban on use of wood in construction. And this is something which is the key changer of building industry in India in the coming decade. जो अगले डेकेड में इस तरीके के जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट का नजरिया इस मटेरियल को लेके जो चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अगले 10 साल में इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े रूप में चेंज कर देगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच for giving me such patient listening. Sir, actually आपकी टेक्नोलॉजी में I was very surprised to hear कि इतनी 40 stories towers and we बन सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे बॉम्बे में एक्चुअली बिफोर 1920 जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी they were all wooden construction. up to first floor, up to second floor the buildings were there. लेकिन क्या कंक्रीट का क्रेज आ गया. अभी एज अ बायर ऑफ द फ्लैट वी हैव नो से टू द बिल्डर कि तुम वुडन कंस्ट्रक्शन करो. इसमें दिस टेक्नोलॉजी रियली इज हेल्पफुल बिकॉज मेनी पीपल वर नॉट अवेयर. आई एम सरप्राइज कि हमारी ये मानसिक थी कि ना कि वुडन कंस्ट्रक्शन में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर या 2 स्टोरेज बिल्डिंग ही बन सकती है. बिकॉज व्हाट वी सी इन बॉम्बे इन अराउंड जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है 1920 से पहले की, तो अभी ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है इट शुड बी फ्रॉम द हायर लेवल बिकॉज बिल्डर्स आर नाउ द क्रेज ऑफ टावर्स आर देयर 30 stories 40 stories बिल्डिंग. एज अ बायर तो वी कांट टेल द बिल्डर आप वुडन करो, वो बोल तुमको फ्लैट खरीदना खरीद लो, नहीं खरीदना मत खरीदो. तो इसमें तो क्या आपको हाई स्केल में, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इनफैक्ट विल टेल यू इवन some officers in the building department also will not be aware of it कि 40 stories का टावर बन सकता है वुडन टेक्नोलॉजी. सर बिल्कुल आपने सही कहा विक्रांत जी, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस इशू को आप लेके आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पुराना जो सबसे प्रॉब्लम का विषय है वो है कंस्ट्रक्शन में अवेयरनेस. सर
अगर मैं एक छोटे मॉडल में, अगर मैं मिड सेगमेंट लेवल में, अगर मैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को देखता हूँ, तो 99% जगह में अभी भी वो हम 100 इयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर एक लेबर और मिस्त्री आके काम करता है और वही कन्नी वसूली वो इस्तेमाल कर रहा है जो 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। और कहीं ना कहीं हम उस माइंडसेट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन को लेके अगर मैं आपसे बात करूं तो, दूसरा कि मटेरियल्स को लेके हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ही, क्योंकि हमारा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वो रेफरेंसेस, किताबें और वही एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है जो 50 साल से हम किताबों में पढ़ते हुए आ रहे थे। इवन इन आर्किटेक्चर, इवन इन इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, दी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन है हमारे इवन एजुकेशन लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसमें हम उसी टेक्नोलॉजी जो 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी को आगे यूज करते जा रहे हैं। वुड एज अ मटेरियल हमारे यहाँ कभी भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली नजरिए से नहीं देखा गया है। हम यहाँ सेव ट्रीज की बात करते हैं, ग्रो ट्रीज की बात नहीं करते हैं। हम पेड़ बचाने की बात करते हैं, हम पेड़ लगाने की बात नहीं करते हैं। मैंने इससे पहले भी इस विषय के ऊपर बात करी थी और मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म में इस बारे में बात करता हूं तो लोग मुझे इग्नोर करने ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है, आप अपनी 1 एकड़ जगह में पेड़ लगा दीजिए, तो कोई भी जना अपनी लैंड में पेड़ नहीं लगाना चाहता, अपने घर के आगे पेड़ नहीं लगाना चाहता है, अपने घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि पेड़ लगाते ही वो एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क में फंस जाता है जहां पर वो लॉक हो जाता है अपनी लैंड को यूज करने के लिए। तो इस मानसिकता को जब तक हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक हम वुड के यूज को एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे। Yes, sir. Thank you very much. Raji, I have a small clarification. I'm sure you will have an answer to this. See, I understand even the foundations would be used the wood. Even the foundation we use the wood in this type of structure. If I come to this explanation that wood can be used as a foundation in structures, Taj Mahal is an example of a building which has a wooden foundation embedded into the riverbed. Number 2, yes, wood can be used as a foundation material, but in most of the cases in which we are talking about these concrete constructions, the base is made out of concrete, and over the base these wooden structures have been erected. Hello. Sir, एक क्वेश्चन आया है सर मिस्टर कोर कृपा से सर. Yes, sir. Good. Yes. Taking question. It says which cost is less, wooden or cement? At the time of construction of a building, what is the availability of wood for construction? Sir, number 1, कॉस्ट का अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना जरूरी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको सीमेंट कंस्ट्रक्शन में क्या मिलता है और वुड कंस्ट्रक्शन में क्या मिलता है। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर, जो मेरे साथ घटा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था सर, दिल्ली में हमारा ऑफिस बनाया था। तो हमने लैंड लीज पे लिया 5 साल के लिए, उस पर हमने लाके स्ट्रक्चर बना दिया। We made that structure of 1000 square feet in 24 hours. 24 घंटे में हमने वो स्ट्रक्चर इरेक्ट कर दिया था। In the next 25th hour we were using this structure. 1000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग हमने 24 घंटे में इरेक्ट कर दी without using a drop of water or without disturbing any of the environmental surroundings. After 5 years, when we had to leave that space, हमने वो स्ट्रक्चर 15 लाख रुपए का लगाया था सर, और 19 लाख रुपए में हमने उस स्ट्रक्चर को सेल किया, उसको डिसमेंटल किया, और जिस जने ने वो स्ट्रक्चर हमसे परचेज किया था उसके लैंड में जाके उसको रीइंस्टॉल कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल, जो उसकी कॉस्ट को रिटेन रखता है। 5 साल के यूज के बाद भी मैं उसको सेम वैल्यू में बेच पाया जिसमें मैंने उसको लगाया था।
ये बात अगर मैं सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर की करूं, आज आप बिल्डिंग बना दीजिए, अगले दिन आप लैंड को सेल करिए, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जीरो होती है सर। जो आदमी लैंड परचेज कर रहा होता है वो बिल्डिंग की वैल्यू को कुछ भी असेस नहीं करता है सर। और वो इन्वायरमेंटली एक डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है, जो अगर तोड़ किया जाता है तो वो ना डिकम्पोज होता है, ना वो एनवायरनमेंट में वापस से रीयूज हो पाता है। आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन वन, विच इज द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड अनदर कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, जो मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, कि जब आप सीमेंट कंस्ट्रक्शन से घर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलकुलेशन है, 2000 स्क्वायर फीट के घर में करीब 8 से 10 लाख लीटर आप पानी कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। उस कॉस्ट का पैमाना आपके किसी भी अकाउंटिंग मैकेनिज्म में नहीं होता है जब आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप बाहर मार्केट में जाते हैं, आप 1 लीटर बॉटल को 20 रुपए में खरीद के पीते हैं। अगर आप उस 10 लाख लीटर पानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी आपकी इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी आपको प्रोपोगेट करती है लगाने के लिए, अगर वो कॉस्ट अगर आप पानी की लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन जो सीमेंट से आप कर रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। आई एम श्योर आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन सर। रमेश जी। So, Mr. Anurag, you mean to say the material what we normally use in the wooden houses, it is all prefabricated material, or it can be maybe customized at the site itself only? Sir, it can be customized, but the technology that we are promoting or propagating या जो हम use करते हैं, it is all a prefabricated technology. Everything is built in on the shop floor in the factory. It is being transported to the site and only erected on site. Okay. There is no cutting, there is no joining done on site. It's only does joints. So it's like modular furniture. It's like modular furniture. There is another question which was asked by Mr. Cole Trooper. What is the availability of wood for construction, sir? Availability of wood for construction in India, locally it is not there, because हमारे यहाँ लॉ था, पेड़ काटना क्राइम था, इसलिए ना यहाँ वुड उगाया जाता था ना काटा जाता था। अभी जितनी भी अवेलेबिलिटी है लकड़ी की, वो सारी सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री से है, जो कि अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इवन पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया, all these places where they are growing sustainable forestry, it is an industry for them. Canada का major GDP is based on this industry, so the amount of wood that they are growing and what they are using has a vast difference, and they have capability of supplying this wood in abundance to countries like us. This means in India we are not doing any fabrication, it all get fabricated outside. Sir, fabrication has started happening in India. Okay. Around 5 years back, this was happening either in Europe or China or Canada or America. But now a lot of fabrication companies are coming up in India. We are amongst the starters or the pioneers in doing these kind of buildings in India, sir. Oh, lovely. We have done more than 400-500 projects across India, sir. ये जो आपने ये जो प्रेजेंटेशन किया, ये तो बहुत अच्छा है, और आपने जो सवाल का जवाब दिया वो बराबर लगा। लेकिन अपने इंडिया में इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो इसको प्रमोट करे या कुछ करे ना? अभी आप बोल रहे हैं कि बाहर ही हो रहा है, अपने इंडिया में नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो इधर करने के लिए आपके हिसाब से क्या है? सर, मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने कलकत्ता में किया। मैं तो सर, इंडिया में अभी पहले तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है सर, जहाँ पर लोगों को ये समझ में आए कि लकड़ी का यूज़ कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है, या उनको कौन सी लकड़ी यूज़ करनी चाहिए। मतलब इंडिया में जो वुडन मार्केट है, जो लकड़ी का मार्केट है, वो आज भी 99% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डील करता है। आप अगर वुड खरीदने की कोशिश करें, आप सोचने की कोशिश करें कि कहीं से आपको स्टैंड ग्रेडेड
या क्वालिटी, सेम क्वालिटी का वुड आपको ओवर द टाइम, आज आप जो खरीद रहे हैं 5 साल बाद जो खरीद रहे हैं आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसा रेफरेंस ढूंढ पाएंगे जहां पर आपको ऑर्गेनाइज, स्टैंड, ग्रेडेड, बेस्ट क्वालिटी का वुड एट अ प्राइस विच इज स्टैब्लिश्ड। आप लकड़ी का प्राइस आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, रोज वो फ्लक्चुएट करता हुआ आपको मिलेगा और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किस क्वालिटी का वुड आपको किस प्राइस में मिल रहा है। तो ये इंडिया में इस मार्केट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया है, इसको कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। आपको लीगल वुड और इलीगल वुड के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेगा। आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सही रिसोर्सेज से मटेरियल आया है या ये गलत रिसोर्सेज से मटेरियल आया है। तो इन सब चीज़ों को कर्टेल करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एक मॉडल है जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जहां पर पेड़ को काटने से पहले पेड़ उगाए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि वो पेड़ वहां पर उगेंगे। उसका ऑडिट होता है, उसकी चेकिंग होती है, उसका सारा मैकेनिज्म होता है जिसमें ये 100% इंश्योर किया जाता है अगर पेड़ कटा है तो उसके अगेंस्ट में 5 पेड़ लगाए जाएंगे। इस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए अभी इंडिया में हम बहुत प्रीमेच्योर लेवल पे हैं और हम इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमारे यहाँ एक शुरुआत होना शुरू हुई है। इसको थोड़ा समय लगेगा बट तब तक हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्सेज पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे। जो कंट्रीज इस तरीके के वुड को ग्रो कर रहे हैं या जो निकाल रहे हैं वो हम यूज कर पाए, जो एक रिस्पॉन्सिबल वुड की तरह हम यूज। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है रमेश जी जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा बिफोर आई फिनिश। Yes, sir. Go ahead. Go ahead, sir. What about termite issues in wood, sir? I think this is something which is the most important aspect which most of the Indians are bothered with. लकड़ी में क्या होता है सर, टर्माइट्स का अगर हम नेचर को स्टडी करते हैं तो टर्माइट्स वुड को क्यों अटैक करती है और वुड को हम टर्माइट से कैसे बचा सकते हैं, ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। वुड एज अ मटेरियल इज अ लिविंग मटेरियल। तो वुड में सेल्यूलोज होता है, सेल्स होती हैं और सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज होता है। बहुत जिस वुड में सेल्यूलोज और ग्लूकोज कंटेंट नहीं होता है उस वुड को कभी भी टर्माइट अटैक नहीं करती है, या जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब जिसका वेट ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिस वुड को खाने में टर्माइट को तकलीफ होती है उस वुड को टर्माइट नहीं खाती है। स्ट्रक्चर्स में जो वुड यूज किया जाता है वो जनरली सॉफ्ट वुड यूज किए जाते हैं, हार्ड वुड नहीं यूज किए जाते, क्योंकि सॉफ्ट वुड की जो टेंडेंसीज होती है वो कॉम्प्रेशन और टेंशन को लेने की ज्यादा होती है। अगर आप हार्डवुड देखेंगे तो वो ब्रिटल जल्दी हो जाता है और उसमें उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि वुड में से जब हम सीजनिंग की बात करते हैं, क्लीन ड्राइंग और सीजनिंग की बात करते हैं, क्लीन ड्राइंग से क्या होता है, उसका जो सेल्यूलोज और ग्लूकोज होता है लकड़ी का वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है वुड में से। स्टीम के माध्यम से जब उसको ड्राई किया जाता है तो स्टीम उसके सेल्यूलोज और ग्लूकोज को लकड़ी में से निकाल देती है और जो वुड मॉइस्चर होता है, वुड के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको 10 से 15% के बीच में रिटेन किया जाता है। अगर हम लकड़ी का सारा मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो लकड़ी ब्रिटल हो जाएगी और उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो उसमें 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट छोड़ा जाता है जो उसकी स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है और उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश करता है और उसको रिटेन करता है। तो जब उसका ग्लूकोज निकाल दिया जाता है तो टर्माइट जनरली उसको अटैक नहीं करते क्योंकि उनके लिए वो फूड नहीं रह जाता है। ये लेवल 1 होता है। लेवल 2 होता है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें 3 लेवल्स और 4 लेवल्स ऑफ टर्माइट लेयरिंग करते हैं, चाहे वो बिटुमिन से करें, चाहे पीवीसी प्लास्टिक से करें, चाहे मेटल से करें, चाहे किसी भी चीज से करें, उसको हम डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो हम एक लेयरिंग करते हैं उसमें एक ट्रीटमेंट होता है विच इज एन इम्प्रेग्नेटिंग ट्रीटमेंट। इम्प्रेग्नेटिंग मतलब प्रेशर ट्रीटिंग होती है जिसमें सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड ACQ, अल्कलाइन क्वारंटाइन ट्रीटमेंट कहलाता है।
उसमें इस ऑयल को लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट कर दिया जाता है, और उस लकड़ी को जब हम यूज करते हैं तो वो बिटर हो जाती है, टर्माइट के लिए कड़वी हो जाती है, तो टर्माइट उस लकड़ी को उसके बाद अटैक नहीं करता। तो इस तरीके से अलग अलग मेजर्स यूज करके उसको टर्माइट प्रूफ या टर्माइट रेजिस्टेंट बनाया जाता है। एक सवाल और आया था, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, engineers and laborers, etc. Here, I would like to clarify the format. जो prefab format है in any form, whether it is in steel or concrete or top panels or wood or any other format, the engineering and the technology is on the shop floor. जितनी भी intricacies हैं about the structure, they are actually resolved on the shop floor, and it is made very easy and very basic for people to just join in the details and just lock in by nut and bolts or by welding or by riveting or just by the structure of their joints. So there is a very less requirement of skilled manpower. बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर की इरेक्शंस में ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पार्ट जो शॉप फ्लोर पे होता है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज यूज होती हैं। आज की डेट में सारी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड सीएनसी काइंड ऑफ मशीन्स ऑपरेट होती हैं, जिसमें जब आप ड्राइंग को इनपुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बेसिक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह निकाल के आपको दूसरी तरफ देती है। और ये इतनी फास्ट है, मतलब आप 2000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन का एक घर, 2000 स्क्वायर मीटर मतलब 20,000 स्क्वायर फीट का घर आप एक दिन में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब विद इन अ सिंगल डे यू कैन मैन्युफैक्चर अ 2000 स्क्वायर मीटर हाउस इन अ सिंगल डे। मतलब ये अभी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, पर अगर ये स्केल अप होता है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ coming up. This is a new industry that is coming up, which is of more than some 1,000 crore rupees industry. This is going to be in another 10 years time. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा ये सवाल है सर, ये कहाँ और किस तरह के क्लाइंट्स इसको कन्विंस ज्यादा जल्दी हो जाते सर? जैसे कुछ फिल्म सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ कारपोरेट भी हैं आपके, आम आदमी भी हैं, तो किस तरह से सर? यस, गुड सर मैं एक बहुत ही जो आपको यूटिलिटी से कनेक्ट कर देगा, मतलब ये प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूटिलिटेरियन कैसे हो सकता है इस बारे का एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट किया है सर कलकत्ता में सर। हमने इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स दिल्ली में भी किए हैं सर, बट दिस इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट। दिस इज अ प्रोजेक्ट we have done on a extension of a terrace। मतलब ये कलकत्ता में अलीपुर करके जगह है, which is a very high rise। This is one of my client, he had this space and he had consumed all his FAR, मतलब he had no room for making further construction on his building। So what we have done is we have extended his complete building on a wooden format, sir. So this is a project. It is being published by one of the architectural blogs called All About Architecture, and it's called Wood Over Concrete. And if you can see this photograph, in which on the top of the terrace you can see this building being constructed। ये आप फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, और ये उसके इंटीरियर है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। We completed this complete project in 28 days flat। 28 दिन में हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया था, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ पार्ट्स, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर बायलॉज। मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह सोचने का है कि हमने बायलॉज को भी डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेबल इन बायलॉज एज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ परमानेंट स्ट्रक्चर। So the municipal commission did not add any objection in making this structure, and we were able to give them another 800 square feet of built up space in their
existing framework. So this is the kind of utility it can bring to the existing structures, which is very much required in this COVID times. In this COVID times, a lot of requirement of additional space in the house has been felt by every member of the house, because जो बच्चा है वो घर में ही पढ़ रहा है, जो पेरेंट है, जो फादर है, वो अपना ऑफिस घर से चला रहा है, मदर अपने सारे चीजें, मतलब इवन जो फैमिली गैदरिंग्स है सब चीज घर से होने लगी है. तो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड स्पेस within the house is a very big requirement that people are now thinking about. But they need solution which is quick, which requires less number of people coming in the house and making the structure, and it gets completed without disturbing any of the existing framework of the house. तो उस तरीके के सॉल्यूशंस के लिए ये एक बहुत ही जेन्युइन और अच्छा सॉल्यूशन की तरीके से इमर्ज हो रहा है. कि आप हमारे आगरा से यहाँ मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जुड़े और तमाम लोगों को अवेयर किया, एजुकेट किया. इस वुडन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये एनवायरनमेंट और वातावरण को भी प्रफुल्लित करेगा आने वाले दिनों में. हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं. ये चीज उनके तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए ताकि उसको प्रोत्साहन मिले. आगे बढ़ते हुए मैं आपका महासेवा की तरफ से और MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से थैंक यू वेरी मच करना चाहता हूँ. और जाते जाते लास्ट में कॉन्क्लूड करूंगा मैं बड़ी खूबसूरत लाइन से. आप आर्किटेक्ट हैं, रख भरोसा, आपसे रिलेटेड है जितने आर्किटेक्ट हैं, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते नक्शे, पंछियों के पास कहाँ होते नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, पंछियों के पास कहाँ होते नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते. तो आपने बड़ा ही अच्छा लोगों को भरोसा दिलाया कि आप इस वुडन हाउस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए. इससे वातावरण को, पर्यावरण को तो फायदा होगा, आप सबकी हेल्थ को भी फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, आप सभी पार्टिसिपेट का धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.